जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो ये प्रश्न पत्र आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा। और आपके पेपर का कोड है NM01। ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर अर्धवार्षिक ईयरली सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। और साथ में अगर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले हमारा खंड का आता है जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है। तो हमारे जैसा कि आपको पता है कि हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और 50 हमारे जो है ओमार बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। 20 ओमार बेस्ड होते हैं, 50 हमारे रिटन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ओमार क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, टाइद का अर्थ है। क्या है? टाइद का अर्थ है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, धार्मिक कर, कृषि कर। तो यहाँ पर टाइद क्या है? टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर है। क्या है? टाइद जो है एक प्रकार का धार्मिक कर है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला धार्मिक कर। नेक्स्ट है, रूसो किस शासन पद्धति का समर्थक था? तो रूसो किस शासन पद्धति का समर्थक था? लोकतंत्र, सामंती व्यवस्था, राजतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो रूसो किस शासन पद्धति का समर्थक था? तो वो लोकतंत्र का समर्थक था। किसका समर्थक था? लोकतंत्र का समर्थक, यानी कि डेमोक्रेसी का समर्थक था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र। नेक्स्ट है, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? तो लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? 1770 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में। तो लुई 16वां जो है फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? तो 1774 ईस्वी में। कब बैठा? 1774 ईस्वी में बैठा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1774 ईस्वी। नेक्स्ट है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1815 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में। तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खूनी रविवार की घटना कब हुई? तो खूनी रविवार की घटना कब हुई? 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। तो खूनी रविवार की जो घटना हुई थी वो हुई थी 1905 ईस्वी में। कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा। तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गोवा राज्य की जो तटरेखा है, सॉरी, गुजरात राज्य की जो आपकी तटरेखा है वो सबसे लंबी है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका आ वाला हो जाएगा, गुजरात। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे 5, 7, 8 और 11। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम स्थान या दक्षिणतम बिंदु? रामेश्वरम, कवारती, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी। तो जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वेज नहर भारत को जोड़ती है। तो स्वेज नहर भारत को जोड़ती है यूरोप से, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से, ये सभी से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वेज नहर जो है वो भारत को जोड़ती है यूरोप से। किससे? यूरोप से। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का क्षेत्रफल है। तो भारतवर्ष का क्षेत्रफल है 32,87,000 कुछ करके है। यहाँ पर 32.8 लिखा है और यहाँ पर 32.7 लिखा है। यहाँ पर जो लाख है मिस है, इसलिए आप उसको कर लेंगे लाख। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.7 लाख वर्ग किलोमीटर,
32.5 लाख वर्ग किलोमीटर और 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कंचनजंगा किस देश में स्थित है? तो कंचनजंगा किस देश में स्थित है? नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, भारत में। तो कंचनजंगा जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। कुछ हिस्सा जो है भारत के सिक्किम में भी है, ज्यादातर जो हिस्सा है वो नेपाल में, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर कर देंगे नेपाल। नेक्स्ट है लोकतंत्र में सरकार का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो लोकतंत्र में जो है सरकार का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? निष्पक्ष मतदान, सपक्ष मतदान, अवैध मतदान, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र में सरकार का चुनाव है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो निष्पक्ष मतदान के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है। तो शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र और ये सभी। तो शासन की जो सर्वोत्तम व्यवस्था है वो है लोकतंत्र। क्या है? वो है लोकतंत्र। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला लोकतंत्र। नेक्स्ट है एक अच्छे लोकतंत्र के गुण हैं। विपक्षी दल होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, स्वतंत्र मीडिया होनी चाहिए, ये सभी। तो एक अच्छे लोकतंत्र के गुण क्या है? विपक्षी दल भी होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका भी होनी चाहिए, स्वतंत्र मीडिया भी होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 199, 350, 299, 555। तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। कितने थे? कुल 299 सदस्य थे। नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से संबंधित है। तो तृतीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से संबंधित है कृषि, संचार, खनन, वानिकी। तो यहाँ पर जो प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि, खनन और ये वानिकी आ जाते हैं, और जो तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आएगा वो होगा संचार। क्या होगा? संचार होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत वो आते हैं जो सीधे जमीन से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जो प्रकृति से काम जुड़े होते हैं सारे, वो सब प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्रक क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्रक से जो चीजें हमने जैसे खनन निकाला या कुछ भी कृषि से, जैसे हमने मान लीजिए गन्ना निकाला, और गन्ने को बेचना क्या है? गन्ने को बेचना और जूस तैयार करना, ये द्वितीयक में चला जाएगा। ठीक है, और उसका एडवर्टाइजमेंट करना वो आपका तृतीयक में चला जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संचार हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए 65%, 70%, 74%, 75%। तो वर्ष 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी वो थी 74%। क्या थी? 74%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 74%। आगे बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान को किस वर्ष शुरू किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान को किस वर्ष शुरू किया गया? वर्ष 1998 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2005 में। तो सर्व शिक्षा अभियान को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान को वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे कठिन चुनौती क्या है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे जो कठिन चुनौती थी वो क्या थी? कुपोषण, बाल मजदूरी, बेरोजगारी, निर्धनता। तो वो सबसे जो कठिन चुनौती थी वो थी निर्धनता। क्या थी? निर्धनता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से निर्धनता का कौन सा घटक है? तो निम्नलिखित में से निर्धनता का कौन सा घटक है? साक्षरता का निम्न स्तर, रोजगार के अवसरों में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, उपरोक्त सभी। तो निम्न में से निर्धनता का कौन सा घटक है? तो निर्धनता का घटक है साक्षरता का निम्न स्तर भी है, रोजगार के अवसरों में कमी भी है, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आता है खंड खा, जब हमसे वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या होते हैं? वर्णात्मक प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय टाइप के होंगे और 4-4 नंबर के आपका क्वेश्चन होगा। जैसे फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारणों का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा नेपोलियन के उद्देश्य को कैसे समझा जा सकता है? ये तो अथवा में से आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्या प्रश्न है? भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? अथवा बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर करना है, इसके मिलेंगे आपको 4 नंबर। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक तथा गैर तांत्रिक चुनावों में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है? लोकतांत्रिक तथा गैर लोकतांत्रिक चुनावों में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा संविधान संशोधन का क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 दिए गए हैं, दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, इसके भी आपको मिलेंगे 4 नंबर। नेक्स्ट है महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? क्या है प्रश्न? महिलाएं क्यों निम्न आय वेतन वाले, यानी कि उनको कम वेतन मिलता है तब भी उन कार्यों में नियोजित हो जाती हैं, अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्रश्न हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो हमारे 6 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 6 नंबर के होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? क्या थी? फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? अथवा रूस की क्रांति के पूर्व किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों प्रश्नों में से क्या है, दोनों प्रश्न में से आप कोई एक प्रश्न यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अथवा आपको दिया गया है तो दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं, इसके मिलेंगे आपको 6 नंबर। आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे आपको प्रश्न दिया गया है। क्या प्रश्न कह रहा है? देखो, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए, निम्नलिखित शीर्षकों से कीजिए। धरातलीय विस्तार और स्थिति एवं आकार। तो यहाँ पर भारत की आपको भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना है, अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो भारत के उत्तरी विशाल मैदान का विवरण निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। यानी कि शीर्षक ये रहने चाहिए, उसका विस्तार क्या है और उसके उच्चावच के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना है, और इसमें शीर्षक क्या रहेंगे? इसमें शीर्षक रहेगा धरातलीय विस्तार और स्थिति एवं विस्तार। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का विवरण निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। पहला है विस्तार, दूसरा है उच्चावच। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र के मुख्य दोषों का उल्लेख कीजिए। क्या है? लोकतंत्र के मुख्य दोष क्या हैं उसका आपको उल्लेख करना है। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, भारतीय संविधान सभा पर एक विस्तृत लेख लिखिए। क्या करना है? भारतीय संविधान सभा पर एक विस्तृत लेख लिखिए। तो यहाँ पर दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, इसके भी मिलेंगे आपको 6 नंबर। और हमारा लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप बचता है, संसाधन के रूप में लोग संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? अथवा भारत में निर्धनता के अंतरराज्य असमानताओं पर एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो है इन दोनों में से ये दिया गया है और ये आपको दिया गया, दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमको मानचित्रकार देखने को मिलता है। क्या है? मानचित्रकार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 9 का प्रश्न है। पहला कह रहा है, विश्व के रूपरेखीय मानचित्र में प्रथम विश्व युद्ध के अंकित प्रमुख देशों, जिसमें केंद्रीय शक्तियाँ तथा मित्र शक्तियों वाले शामिल हैं, को पहचाने तथा उनके नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर है फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और तुर्की और रूस, इनको आपको क्या करना है? उसके विश्व के मानचित्र में दर्शाना है। इसके बाद तो इसी के बाद खा है, इसी में 5 नंबर का ऊपर वाला हो गया, 5 नंबर का आपका 10 नंबर का आपका मैप आता है। ठीक है, भारत की रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। यानी कंचनजंगा को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, नंगा पर्वत को दर्शाना है, अनायमुड़ी चोटी को दर्शाना है, छोटा नागपुर का पठार दर्शाना है और शिलोंग का पठार दर्शाना है। और इसके दर्शाने के सही दर्शाने का मिलेगा आपको एक क्वेश्चन का 1 नंबर। इस प्रकार 5 नंबर का आपका ये वाला हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपका जो है क्लास 9 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, सामाजिक विज्ञान का। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार एग्जाम से पहले देखकर जरूर जाइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।